ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि डोंट लेट व्हाट यू कैनॉट डू इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू। मोस्टली होता क्या है, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छे तरीके से नहीं हुआ है या अगर हम कोई सब्जेक्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो हमारा ध्यान उसी में रहता है और उसके चलते हमारा जो हुआ है उस पर हमारा फोकस बिल्डअप नहीं हो पाता है। पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको एक दो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको जो आने वाले होते हैं उससे भी आपका ध्यान भटक जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और जो भी आपको आने वाला होता है वो भी आप गलत मार्क कर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। जो आपको नहीं आ पा रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो जो आप कर पा रहे हो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसे हम कहते हैं फोकस। इसके लिए चाहिए होता है फोकस, इसके लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं फटाफट फटाफट वो सॉल्व कीजिए। अगर आपको वो सॉल्व हो जाते हैं तो जो आपको नहीं आने वाले होते हैं उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी आपके सही हो जाते हैं। तो एमएम एकेडमी ऐप पर मैं तो वो करूंगा कि किस तरीके से उसमें टेक्निक भी बताऊंगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना एक टेक्निक होती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं, कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। तो वो एक कला है, वो आ गई तो आप कोई भी एग्जाम की प्रीलिम्स जो है वो निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपको नहीं आ रहा है वो कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जिसमें जो आपको आ रहा है, बल्कि जो आपको आ रहा है वो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करना चाहिए कि जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आ जाए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, जहां पर आपको कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 25 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देख रहे हैं और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए। वीडियो अपडेट्स और पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो। और कौन बनेगा है सीरीज जो है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर आप न्यूज़पेपर कौन बनेगा है सीरीज फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको, मतलब समझ लीजिए करंट अफेयर आपको ऑलमोस्ट हो गया है। तो अगर आप कौन बनेगा आया सीरीज वहां से नहीं कर रहे हो तो मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप वहां से एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला यहाँ पर हमारा मैप बेस्ड एक्सरसाइज हमें देखने को मिल रही है कि आपको प्लेस जो है आइडेंटिफाई करना है वेयर द डायमंड ट्रायंगल जो है वो सिचुएटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात की गई है। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। तो जो लीडरशिप है, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हम लीडरशिप बोल सकते हैं। तो जो राहुल गांधी साहब है वो पहले लीडर थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया। फिर उसके बाद कोई भी लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था, तो इसीलिए जो सोनिया गांधी जी है वो यहाँ पर इंट्रीम जो लीडरशिप है वो संभाल रही थी। लेकिन बहुत सारे लीडर्स जो है कांग्रेस के, उन्होंने कहा, उन्होंने एक लेटर भेजा कि एक पक्की जो लीडरशिप है वो हमको चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, राहुल गांधी जो है उन्होंने बोला कि जिन्होंने भी यहाँ पर लेटर भेजे हैं वो सब बीजेपी के साथ अलायंस बना रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ घुसे हुए हैं। तो इस पर जो कपिल सिब्बल साहब है वो चिढ़ गए। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर बीजेपी के साथ घुस घुस कर रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि आज तक इतने मेरे कालावधि में मैंने एक भी बीजेपी के लिए ट्वीट नहीं किया और वो इस तरीके का जो एक इल्ज़ाम है वो लगा रहे हैं। तो इस तरीके का एक ट्वीट जो है वो कपिल सिब्बल साहब के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया और फिर दूसरा एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी जो है उनका बोलने का मतलब वो नहीं था, तो इसलिए मैं ट्वीट जो है वापस ले रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है हमें देखने को मिल रही है। तो एक्चुअल में लीडरशिप क्राइसिस जो है वो आ गए हैं। एक्चुअल में लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं और जब तक वहाँ पर पक्की लीडरशिप ना आ जाए तब तक बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखिए दो है, फाइनल बैलेंस एंड यहाँ पर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चाइना, इंडिया चाइना रिलेशन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम इंडिया चाइना का जो रिलेशन आया है अब तक उसके रिगार्डिंग भी बातें करेंगे। काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ।
उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन हम देखते हैं वोटिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। वोटिंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस पर भी हम काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चर्चा जो है वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रोप वे जो है इसके बारे में बात की गई है, तो ये भी क्या है अच्छे तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु वॉयलेंस, अब यहाँ पर देखिए बेंगलुरु वॉयलेंस क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो हमने देखा था। अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल हो रहा है, तो फिर अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रोपवे जो है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रोपवे स्पेशल क्यों है? आसाम गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है 1.8 किलोमीटर रोपवे। रोपवे आपको पता होगा, ये रोप होती है उड़न खटोला, है ना, अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके अक्रॉस हमें ये देखने को मिल रहा है। और इसे डिस्क्राइब किया जा रहा है इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। ठीक है, ध्यान एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है। रिवर रोपवे है, नॉर्मल रोपवे नहीं, रिवर रोपवे जो है उसकी बात की जा रही है। अब यहां पर इंडिया के अगर हम रोपवेज की बात करते हैं, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से रोपवेज जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर हम इंडिया का फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सी रोपवे देखते हैं, तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? और ये अगर आपको लग रहा होगा कि ये आउटडेटेड न्यूज़ होगी, बहुत पुरानी होगी, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे, तो ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, 2019 अगस्त 2019 की ही न्यूज़ है। ठीक है, कि हमें फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे देखने को मिलता है। इंडिया का फर्स्ट और लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई और एलिफेंटा केव्स जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हालांकि कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये चीज आपको पता रहना चाहिए, सी रोपवे हमें देखने को मिल रहा है। ये रिवर रोपवे जो है वो देखने को मिल रहा है। सी रोपवे कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई को एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स, अब इसके वजह से क्या होता है, एलिफेंटा केव्स जो है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एलिफेंटा केव्स आपको पता होगा, एलिफेंटा आइलैंड जो है अरेबियन सी में ऑफ मुंबई, वहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और इसे जो घरापुरी केव्स है वो भी कहा जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें 7 केव्स हमें टोटल देखने को मिलती है, और बहुत सारी मतलब क्रेविंग्स है वो भी हमें वहाँ पर, कार्विंग्स वो हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी है। तो आइए वापस हम आते हैं हमारे रिवर रोपवे पर। तो रिवर रोपवे 1.8 किलोमीटर रिवर रोपवे है, और उसी के साथ ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। तो रिवर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर रिवर रोपवे क्यों? तो देखिए रिवर रोपवे बनाया क्यों जाता है? क्योंकि बट ऑब्वियस है कि कुछ लॉन्ग हमें रोड की जर्नी देखने को मिलती होगी, घूमकर जाना पड़ता होगा, तब जाकर यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जा रहा है रोपवे के जरिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है यहाँ पर हर दिन, कैपिटल सिटी जो है गुवाहाटी, वहाँ से आईआईटी गुवाहाटी जो है वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो रोपवे है उनका ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा कट कर देगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आना जाना अगर देखें तो वहाँ पर रोड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रैफिक होता है, तो वो सब यहाँ पर नलीफाई हो जाएगा और बहुत ही कम समय में ट्रैवल कर पाएंगे। मतलब वन वे ट्रैवल अगर हम देखें तो 9 से 10 मिनट्स सिर्फ लगेंगे, और सो इन 20 मिनट्स यहाँ पर पूरी राउंड ट्रिप जो है कोई भी इंसान कर पाएगा। अब यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल अगर हम देखें, क्योंकि देखिए जहाँ भी रोपवे होता है वहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर रोपवे जो है वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, और टूरिज्म जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा। टूरिज्म, काफ़ी लोग आएंगे जिसकी वजह से जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, और काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। तो टूरिज्म मतलब इससे क्या है, बेनिफिट क्या क्या होने वाला है? एक तो जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा, दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है टूरिज्म जो है वो यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर इकोनॉमिकली बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, और चौथी चीज़ जो यहाँ पर है जो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है। देखिए जब भी कोई ट्रैवल टाइम कम होता है तो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ रहा है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगर हम देखें तो वहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीधे तरीके से अगर आपको मेंस में इस पर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके की आपको जो स्ट्रैटेजी है आंसर राइटिंग की वो तैयार रहनी चाहिए। ठीक है,
डिज़ाइन अगर हम देखें, मोस्ट एडवांस और लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग एरियल ट्रैमवे हमें सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रह्मपुत्रा एंड अदर रोपवेज अगर हम देखें बिटवीन गुवाहाटी सिटी नॉर्थ गुवाहाटी टाउन, जो हमें ब्रह्मपुत्रा पर देखने को मिल रहा है 1.8 किलोमीटर। गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विस है, इसकी 2.5 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पर आपको लगेगा ये तो ज़्यादा लंबा है, ये तो उससे भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन रिवर है ना, रिवर। अब यहाँ पर आप देखोगे औली उत्तराखंड जो है वो लॉन्गेस्ट कंट्री में देखने को मिलता है, नॉट द रिवर रोपवे। अब सी का इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हमने रिवर का देखा और एक हमने सी का देखा। रिवर का अभी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, और सी का जब हमने देखा तो एलिफेंटा है ना, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोपवे सर्विस जो है इंडिया में देखने को मिलती है, स्टार्ट की गई थी 1968 में। तो ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प जो है इससे मिलेगी। ठीक है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है री इन्वेंटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है कि जो इंडिया है उसको री इन्वेंट करना है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको यहाँ पर ये करके। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फेमिलियर आइडिया है स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया पोस्ट कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी। अब यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें कौन सी है, तो एक है पॉलिटी, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है सोशल। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना की। ठीक है, इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं। कोई भी कंट्री आप देख लीजिए वो गिव एंड टेक पर डिपेंडेंट होती है, मतलब कि एक हाथ दो एक हाथ लो, इस पर निर्भर होती है। किसी कंट्री से अगर हम सिर्फ मांग ही रहे हैं तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और किसी कंट्री को अगर हम सिर्फ दे ही रहे हैं तो भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव एंड टेक पर सारी चीज़ें जो है निर्भर होती है। अब यहाँ पर चाइना के साथ जब हम देखते हैं तो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से तो हमारे रिलेशन ख़राब चल रहे हैं। सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो कभी अच्छे थे ही नहीं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो अच्छे खासे चल रहे हैं, और वो भी चाइना पर्सपेक्टिव से अच्छे चल रहे हैं। हमारा क्या है यहाँ पर डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव आप ध्यान में रखिए। अब इस आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेल्फ रिलायंस, यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी बन रही है। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या है कि हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है, पूरी तरीके से खुद जो सारी चीज़ें हैं वो करनी है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर के इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें की है जिससे कि जो इंडिया चाइना ट्रेड है वो हैम्पर हो। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो आर्टिकल में नहीं दी गई है। इसी बात पर शेयर जो है वो तो बनता है, शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि हमने जो चाइना है उसके 59 जो ऐप्स है उनको बैन कर दिया था। 59 ऐप जो है उनको बैन कर दिया। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक मेजर्स अगर हम देखें तो जो चाइना है उसके तरफ से आने वाले जो भी चीज़ें हैं, जो ट्रेड आ रहा है उसमें कर्व हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ जो 5G ट्रायल है, 5G ट्रायल, वो कंपनी, चाइनीज़ कंपनी को हम बाहर रख रहे हैं। उसी के साथ साथ इंडिया ने एक वो भी रूल लेकर आया था कि अगर कोई ऐसी कंट्री है, मतलब कंट्री में कोई कंपनी है जिनको निवेश करना है, तो फिर अगर वो यहाँ पर इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है तो उनको काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है ना। और रोड प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें उसमें भी अलाउड नहीं किया गया चाइनीज़ कंपनीज को, जो रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे इंडिया ने मेजर्स लिए हैं जिससे कि जो चाइना और इंडिया ट्रेड है उसको हैम्पर हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली आत्मनिर्भर के इसमें। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पिलर्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। अब देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से रही है कि बहुत सारे वॉर जो है उसमें भी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से रही है, जैसे कि इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर संभल गए, हम यहाँ पर अच्छे से रह पाए, है ना। ये चीज़ हमें देखने को मिली। प्रेजेंट डे सिनारियो अगर हम देखते हैं तो चाइना की तरफ से रिस्क जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बट ऑब्वियसली आज हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट वॉर जो है चाइना के साथ वो भले ही ना हो, और वो भले ही होने की शक्यता जो ये है वो कम हो, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर काफ़ी रिस्क है चाइना की तरफ से। उनकी जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोड़ा जो है वो क्रिएट कर रही है। चाइना के साथ हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहा है।
नया एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, नया एक कोल्ड वॉर सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है, क्रिएट हो रहा है, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। अब देखिए कोल्ड वॉर की जब हम बात कर रहे हैं तो कोल्ड वॉर चाइना एंड यूएसए में ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने जब कौटिल्य के मतलब चाणक्य जो है उनका जब हमने ये देखा था सर्कल जो होते हैं, सर्कल मतलब यहाँ पर हो आप किंग, ये जो आपका जो मतलब नेबर रहेगा वो आपका दुश्मन ही रहेगा। फिर जो उसके बाहर रहेगा वो आपका फ्रेंड रहेगा। फिर यहाँ पर जो रहेगा वो दुश्मन का फ्रेंड रहेगा तो ये आपका दुश्मन बन जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा ये आपका फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा तो ये भी आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने वो 12 सर्कल्स देखे थे, अगर आपको याद होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, जिससे क्या होता है कि हर एक वीडियो हम इंटरलिंक करते हैं, हम संख्या जुड़ाते हैं। संख्या जुड़ाएंगे तो ही आपको याद रहेगा, नहीं तो अगर इंडिविजुअल हर चीज़ को याद रखोगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। संख्या जुड़ाइए तो आंसर राइटिंग में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यूएसए और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। यूएसए और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। चाइना को वो भी रास नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर बोलिए, सोसाइटल बिहेवियर बोलिए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो डर है इंडिया, देखिए इंडिया जो है वो भले ही यहाँ पर यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन में है, लेकिन क्या हम ऑटोनॉमी लूज़ करेंगे? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होती है क्या हम वो लूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम सोवन कंट्री है, सोवन कंट्री है, तो बट ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर हमारी ऑटोनॉमी जो है वो लूज़ नहीं कर सकते हैं, कि इंडिपेंडेंट इंडिया है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर देखना होगा। 1990 में इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर जो यूएस है उसके साथ जमती नहीं थी। मतलब अगर आप देखोगे यूएसए जो है 1990s में बिल्कुल इंडिया के अपोज में था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा करीब था, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एशिया वाइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो इंडिया ने वो भी छोड़ दी, है ना। उसको भी ज्वाइन किया था क्या? वो भी ज्वाइन नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 1990s में यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जो चाइना है, अगर वो चाइना की तरफ से देखा जाए तो वो पूरे एशिया में अपना दबदबा जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरीके से हमारा ही राज हो, पूरी तरीके से हम ही यहाँ पर चले। अब वो हमें 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी है उसमें देखने को मिलता है कि वो अपना दबदबा जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इसी से कनेक्टेड एक और आर्टिकल है जो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। मतलब चाइना के साथ एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, गिव एंड टेक, जो मैंने आपसे अभी कहा था, गिव एंड टेक जो है वो होना चाहिए। दोनों को सिंक में देखिए, दोनों जो आर्टिकल है उसे एक लिंक में देखिए। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की जब हम बात कर रहे हैं चाइना के साथ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारा जो अलायंस है वो यहाँ पर चाइना के साथ बिल्डअप होना चाहिए। चाइना के साथ अलायंस जो है हमारा ऐसा ही बिल्डअप हो जाएगा क्या? नहीं, गिव एंड टेक यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ें जो है वो भी बोली गई इस आर्टिकल में, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी ही चीज़ें जो है वो बताऊंगा। अब यहाँ पर हमें लेना क्या क्या है? लेना ये है कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से रहे, है ना। मतलब यहाँ पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है चाइना के साथ वो ना हो। उसी के साथ जो ट्रेड है डेफिसिट हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट ना हो, ट्रेड में भी बैलेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर देनी भी पड़ेगी, कुछ हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी जा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है कि हम यहाँ पर चाइना को कमर्शियल कार्गोज जो है सी के वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नथुला पास है वहाँ से हम कार्गोज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ जो बोली गई है ऑथर के द्वारा कि चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहाँ पर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी बोला गया है कि हमारे टर्म्स पर, हमारे जो टर्म्स रहेंगे उस पर हम यहाँ पर ये करेंगे। उसी के साथ साथ इसमें और एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ जो बोली गई है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी जो टर्म्स है वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगी। मतलब कि हम यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स है बलूचिस्तान में बोलिए, पीओके में बोलिए, वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक्सेप्टेबल ना रहे। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ सेकेंडली जो तिब्बत के साथ हमारी पॉलिसी है उस पर हमें रिविजिट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो क्लेम्स है वो यहाँ पर रिविजिट करके प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ हम यहाँ पर चाइना को दे सकते हैं, उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, तभी हम ट्रेड यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशिएटिव्स जो है इकोनॉमिक डीकपलिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आत्मनिर्भर के स्वरूप में। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि हमारे चाइना इंडिया रिलेशन जो है वो किस तरीके से चलते आए हैं।
तो अगर आपको पता होगा कि हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी पुराने रहे हैं, मतलब 1950 से चाइना इंडिया रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हम देखते हैं, देखिए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो इंटरनेशनल रिलेशंस, उस पर्सपेक्टिव से एमएम एकेडमी ऐप पर मैं लेकर आऊँगा। उस पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया चाइना रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो प्रीवियस वाला रहा है हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हमें देखने को मिलता है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया और चाइना ने सबसे पहले सेट किए थे, वो किए थे 1 अप्रैल 1950 को। ठीक है, डेट आपको याद ही रखनी है, क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, तो ये डेट आपको पता ही रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिया ने जब यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट किए थे, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री था जिसने रिलेशन जो है यहाँ पर बनाए थे। और आपको वो तो पता ही होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिलेशंस है वो बढ़ते गए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलिए, तो ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती गई थी। फर्स्ट नाम समिट, आपको अगर पता होगा, नॉन अलाइनमेंट है ना, हम जब आज़ाद हुए थे नॉन अलाइनमेंट हमने किया था कि हम किसी की भी तरफ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर ये दोनों कोल्ड वॉर में थे, हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिला। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए तो सितंबर 1961 में हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, बेलग्रेड में देखने को मिलती है। याद होगा अगर आपको, बेलग्रेड जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है 1962 में, जहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, वो आ गए थे। फिर उसके बाद जो वॉर है वो भी हमें देखने को मिला था। लेकिन फिर 1976 के आसपास फिर से यहाँ पर जो हमने एम्बेसडर रिलेशंस है वो यहाँ पर फिर से रिस्टोर जो है वो करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से जो रिलेशंस है वो चलते रहे थे। और फिर उसके बाद 1992 में जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने विजिट की थी चाइना पर। और उसी के साथ साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने चाइना को विजिट की थी, ये भी एक पॉइंट आपको पूछा जा सकता है क्योंकि चाइना इतना न्यूज़ में चल रहा है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, तो वेंकट रमन, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने चाइना को विजिट किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से कब किया था, 1992 में विजिट किया था। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 1996 में अगर देखें तो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे जिमिन, वो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको मतलब आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ये आपको अगर सर्च करा जाए तो ही मिल सकती है, नहीं तो फिर आपको जो ये वीडियोस है वो देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद 2011 में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा जो ईयर है वो हमें देखने को मिला था, मतलब चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर हमें देखने को मिला था। दोनों ने पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज जो है उसकी बात की थी। तो ये फ्रेंडशिप कोऑपरेशन, उसके अगले साल फ्रेंडशिप का कोऑपरेशन हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से क्या होता है, काफ़ी जो मतलब रिलेशंस है उसको मेंटेन करने की बात की गई। फिर आपको पता होगा 2018 के आसपास जो मोदी जी हैं उन्होंने और जिनपिंग ने जो इनफॉर्मल मीटिंग्स है वो की थी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इनफॉर्मल मीटिंग्स हमें देखने को मिले। और फिर सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग 2019 में हुई थी। फर्स्ट कहाँ हुई थी, वुहान में हुई थी, है ना। सेकेंड जो है वो कहाँ पर हुई थी, इंडिया में हुई थी, चेन्नई में। तो इस तरीके से हमें इनफॉर्मल मीटिंग्स जो है वो देखने को मिली थी। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चाइना पर्सपेक्टिव से जो आपको पता रहना चाहिए। और चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 3 जगहों पर चल रहा है। एक तो अक्साई चीन एरिया, ये वाला, यहाँ पर ये मिडल वाला एरिया बोला जाता है, सेंट्रल सेक्टर बोला जाता है, इसको वेस्टर्न सेक्टर बोला जाता है, और इसको ईस्टर्न सेक्टर बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल प्रदेश ही वो क्लेम करते हैं। तो ये 3 चीज़ों पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चाइना जो है वो रूथलेसली यहाँ पर इंडिया का जो एक्सेस है ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज उस पर यहाँ पर ये चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉरिडोर अगर देखा जाए, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, सीपीईसी, है ना, तो ये स्ट्रेटेजिक कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। अब इसमें अगर हम गिव एंड टेक करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि रिलेशंस जो है वो अच्छे हो जाए। अब इंडिया जो है वो क्या और अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर सकता है, तो यहाँ पर क्या है, चाइना के साथ एटलीस्ट टैक्टिकली यहाँ पर जो प्रायोरिटी है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, वो कर सकता है। इंडिया जो है तिब्बत पॉलिसी, जैसा मैंने आपको कहा था, जो तिब्बत की पॉलिसी रही है उस पर यहाँ पर रिविजिट कर सकता है। पूरी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है वो पोलाइटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है तिब्बतन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसलिए गिव एंड टेक अगर हो तो यहाँ पर अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट चाइना जो है वो इतना घमंड में आ चुका है, वो गिव एंड टेक जो है उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन वोटिंग जो है पेंडेमिक के दौरान, अभी जो पेंडेमिक में इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है बिहार में असेंबली इलेक्शंस हो रहा है, तो उसमें पोस्टपोनमेंट जो है असेंबली इलेक्शंस का वो मना कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उसने कहा है कि होंगे और अभी इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने डिसाइड क्यों किया कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कन्विंस्ड है कि हम यहाँ पर सक्सेसफुली इलेक्शन जो है वो हेल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अब यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोविड पेशेंट जो है और सस्पेक्टेड केसेस जो है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है 18 साल की उम्र से जो भी ऊपर हो वो सभी वोट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको वोट करने के लिए मना किया जा सकता है, लेकिन सभी वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सब वोट कर रहे हैं तो जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका भी अधिकार है कि वो भी वोट कर पाए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो पोस्टल सर्विस ला सकते हैं, कोविड पेशेंट जो उनके लिए भी पोस्ट के जरिए अपना वोट जो है मतदान जो है वो करे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है कि बीच में ही अगर कोई ये कर दे। इससे बेटर है कि कोविड पेशेंट वालों को वहीं पर पोलिंग बूथ पर लेकर जाकर वोटिंग करने दे। अब लेकिन पोलिंग बूथ पर अगर उनको लेकर जाकर वोटिंग करने देते हैं तो फिर बाकी लोग रिस्क पर आ जाएंगे, है ना। ये तो फिर वो हो जाएगा कि लोगों की जिंदगियां जो है वो रिस्क पर डाली जा रही है। इसीलिए यहाँ पर कोविड पेशेंट्स और सस्पेक्टेड केसेस जो है उनको अलाउ किया जाएगा वोट करने के लिए लास्ट आवर जो रहेगा पोल डे का, वाह समझ में आ रहा है आपको, उस टाइम पर यहाँ पर उनको अलाउ किया जाएगा। 1000 वोटर से ज़्यादा वहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका क्या फीडबैक रहा है, तो देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने अपने जो विचार है वो प्रकट नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने इसका अपोज किया है। सिर्फ 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसीपी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और आप, इन्होंने यहाँ पर पोस्टपोन जो है वो करने को कहा है। बीजेपी जो उन्होंने सपोर्ट किया है, वर्चुअल मीटिंग्स यहाँ पर हो रही है, वर्चुअल रैलीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। अब एग्जाम्पल, ये तो हो गया पूरा ओवरऑल जो न्यूज़ में चल रहा है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनॉमस, ये क्या है, एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या कि आर्टिकल में जिक्र किया हुआ है, आर्टिकल में जिक्र किया है, बट ऑब्वियस है कि आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमें 324 से लेकर तो 329 आर्टिकल तक जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में देखने को मिलता है, और पार्ट 15 जो है उसमें देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है कि इलेक्शन कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कब, तो 25 जैन 1950 को। ये दूसरा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हर एक आर्टिकल यहाँ पर 324 से लेकर 329 तक क्या क्या दिया हुआ है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो हमारे यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या था, एक ही था, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वही हमें देखने को मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड किए गए। ये कैसे ऐड किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके किए गए क्या, जी नहीं, यहाँ पर एक एक्ट लाया गया, इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1989 में। देखिए बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया होगा या फिर प्रेसिडेंट ने मुंह से बोल दिया और हो गया। इसके लिए बाकायदा एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट था, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और इसके तहत हमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्यों किया गया था, क्योंकि पहले एज 21 ईयर्स थी और फिर उसके बाद 18 साल जो है वो कर दिया गया था कि पहले 21 साल से ऊपर जो होंगे वो वोट कर पाते थे, लेकिन अब 18 साल कर दिया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव किए जा सकते हैं सेम एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये 2 ही ग्राउंड्स पर। फिर उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लगेगी, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है वो रिमूव किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर इंपीचमेंट ऐड नहीं किया जाता, इंपीचमेंट जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट जो है उसके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
काफ़ी सारे इनके रोल्स होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो रोल है वो करना, जो इलेक्टर्स हैं उनका सब कुछ देखना, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है डिटेल में। हम जो पॉलिटिकल लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि यहाँ पर इनका ये जो है क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। फिर उसके बाद ये बाकी जो ये होते हैं गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके लिए ये होते हैं, एलिजिबल होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसके वजह से क्या है कि लेस इंडिपेंडेंट बन जाती है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के इसमें फंक्शन ना करे, लेकिन अगर इसको ये है कि गवर्नमेंट मेरे को बाकी गवर्नमेंट जॉब में लगा देगी जब मैं रिटायर हो जाऊँ, क्यों? क्योंकि 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद वो करेगा क्या? इसके बाद तो वो कहीं ना कहीं जॉब तो करना चाहेगा ही, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट लगा देगी। तो भैया थोड़ा हम इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं, थोड़ा गवर्नमेंट के फेवर में कर लेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हम डिटेल में हमारे पॉलिटिकल लेक्चर जो है MM एकेडमी पर उसमें देख लेंगे। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखें, इसका जवाब जो है वो है उड़ीसा। ठीक है, और MM एकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे जो कोर्सेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।